नमस्कार साथियों। आज इस लेक्चर में हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या इसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में। इसमें सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी ब्रिटिश सरकार को। तो हमको पता है कि 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं और इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान था, पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था, जिसकी वजह से कांग्रेस इससे असंतुष्ट होती है। उसके बाद क्या होता है कि 1911 में दिल्ली दरबार लगाया जाता है और इसमें बंगाल का जो विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाता है। जबकि 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया जा रहा था, तब मुसलमानों को ये कहकर अपने पक्ष में किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि जो ये विभाजन हो रहा है ये आपके भले के लिए ही हो रहा है और जो ब्रिटिश सरकार है वह आपके साथ है। लेकिन जब 1911 में इसको रद्द कर दिया गया तो इससे मुसलमानों को धक्का लगा और मुस्लिम लीग इससे असंतुष्ट हो गई। उसके बाद अलीगढ़ कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने की प्रस्ताव लेकर मुस्लिम लीग वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के पास जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग की इस मांग को वायसराय अस्वीकृत कर देते हैं। इससे भी मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेते हैं और मुस्लिम लीग में ये प्रस्ताव पारित करवाते हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के तहत ही स्वशासन लेंगे, यानी कि होम रूल लेंगे, और इसके लिए भारत में कोई भी संगठन होगा उसका हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ओके, तो इतनी बातें हो गई। उसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है और इससे भी जो है परिस्थितियाँ उपजती है। इससे क्या परिस्थिति उपजती है कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उसमें मेसोपोटामिया में जो ब्रिटिश सरकार युद्ध कर रही थी, तो उस युद्ध का खर्चा भारत पर डाल दिया जाता है। उसके साथ साथ ही इससे जो है भारतीय नाखुश होते हैं। उसके साथ साथ ही भारतीयों का लगातार शोषण हो रहा था और भारत में महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही थी। इससे भी भारतीय लोग और जो है पार्टियां नाराज़ थी ब्रिटिश सरकार से। उसके साथ साथ ही हम ये भी पढ़ चुके हैं कि 1914 में ही तिलक जेल से रिहा होते हैं और एनी बेसेंट और तिलक 1916 में मिलकर होम रूल आंदोलन आरंभ करते हैं। ठीक है, तो इसी पृष्ठभूमि के मध्य 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू द्वारा, जो भारत सचिव है मोंटेग्यू, उनके द्वारा मोंटेग्यू घोषणा या फिर अगस्त घोषणा रखी जाती है और इसी घोषणा को आधार बनाकर 1919 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर द मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं। ओके, तो भूमिका के बारे में जान लेते हैं। पहले तो हालांकि हमने इसको पहले पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला आएगा इसमें मोर्ले मिंटो सुधार 1909। तो इसमें पृथक निर्वाचक मंडल, मुसलमानों के लिए निर्वाचक मंडल, तो इससे पृथक निर्वाचक मंडल, इससे कांग्रेस असंतुष्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस असंतुष्ट। ओके, उसके बाद क्या होता है कि 1911 में बंगाल विभाजन रद्द। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द, इससे मुस्लिम लीग असंतुष्ट। बंगाल विभाजन रद्द तो मुस्लिम लीग असंतुष्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अलीगढ़ कॉलेज को
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव अस्वीकृत। इससे भी मुस्लिम लीग नाराज। ये भी हमने जाना कि कैसे जो है मुस्लिम लीग ये प्रस्ताव लेकर गई थी और वायसराय ने इसको अस्वीकृत कर दिया था। तो मुस्लिम लीग नाराज या असंतुष्ट। ठीक है। उसके बाद यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से ब्रिटेन का रवैया तुर्की के तरफ जो है अच्छा नहीं था। ठीक है। और उससे मुसलमान नाराज़ थे। तो एक ये भी कारण है। उसके साथ साथ एक कारण है कि 1913 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग में एक प्रस्ताव पारित करवाया, एक प्रस्ताव स्वशासन का प्रस्ताव। ठीक है। स्वशासन का प्रस्ताव पारित करवाया कि अब हम ब्रिटिश सरकार के तहत ही स्वशासन लेंगे और इसके लिए हमको भारतीय संगठनों में कोई भी संगठन से मदद लेनी पड़े, उनकी मदद करनी पड़े तो हम ऐसा करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि 1916 में लखनऊ समझौता होता है और इसके साथ ही 1916 में क्या होता है, होम रूल आंदोलन होता है। होम रूल आंदोलन। ओके। उसके साथ 1914 में यहाँ लिख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है। इन्हीं परिस्थितियों में 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा आती है। इसको हम अगस्त घोषणा के नाम से भी जानते हैं। तो अगस्त घोषणा में क्या क्या प्रावधान था? अगस्त घोषणा तो इसमें क्या क्या प्रावधान था? इसमें था कि भारतीय प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। भारतीय प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ ही भारतीयों को एक उत्तरदायी सरकार दी जाएगी, यानी कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ ही कर्मिक रूप से भारत को स्वशासन दिया जाएगा और ये कब दिया जाएगा? उचित समय पर और सरकार के निर्णय से जो है स्वशासन दिया जाएगा। ओके। इसके बाद 1918 में मॉन्टेग्यू ने चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर योजना तैयार की। तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको 1919 में भारत शासन अधिनियम या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जानते हैं, जो कि 1921 में लागू हुआ। ओके। तो अगस्त घोषणा में क्या था कि भारतीय प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। भारतीय प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। ओके। भारतीय प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ ही एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना। ठीक है। कर्मिक रूप से भारत को स्वशासन दिया जाएगा। कर्मिक रूप में भारत को स्वशासन दिया जाएगा। कर्मिक रूप में भारत को स्वशासन दिया जाएगा और इसके साथ साथ ही उचित समय और सरकार के निर्णय से ये दिया जाएगा। उचित समय और सरकार के निर्णय से दिया जाएगा। सरकार के निर्णय से दिया जाएगा।
ठीक है, इतनी बातें कर ली हमने। उसके बाद 1918 में मोंटेग्यू ने चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर, चेम्सफोर्ड जो कि भारत के वायसराय थे, उसके साथ मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना को 1919 में ये योजना आई, इसका नाम था भारत शासन अधिनियम या था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या फिर इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और ये 1921 में लागू हुई। ठीक है, तो 1919 में भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1919 आया। ठीक है, इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, और ये 1921 में लागू हुआ। ठीक है, इतनी बातें हो गई हमारी। उसके बाद मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में मुख्य बातें क्या क्या थी? ठीक है, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य बातें, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य बातें, तो इसमें थी गृह सरकार यानी कि भारत सचिव की परिषद में परिवर्तन, भारत सचिव या भारत मंत्री की परिषद में परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन, उसके बाद केंद्र की विधायी परिषद में परिवर्तन, उसके बाद प्रांतीय परिषदों में परिवर्तन, उसके बाद सांप्रदायिक जो निर्वाचक मंडल है इसका विस्तार किया गया, और एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। भारत सचिव की परिषद में परिवर्तन, उसके साथ ही केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन, केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन, केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन, उसके साथ साथ ही केंद्र की विधायी परिषद में परिवर्तन, केंद्र की विधायी परिषद में परिवर्तन, केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन, केंद्र की विधायी परिषद में परिवर्तन, उसके साथ प्रांतीय परिषदों में परिवर्तन, प्रांतीय परिषदों में परिवर्तन, प्रांतीय परिषदों में परिवर्तन, उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार, यानी कि पहले मुसलमानों के लिए ही था, अब इसके अलावा और सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, ठीक है, अन्य लोगों के लिए भी इसका विस्तार कर दिया गया। एक केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि 1926 में किया गया। ओके, तो ये था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इसमें एक एक करके देख लेते हैं हम। पहला है हमारा, इसमें पहला है भारत सचिव की परिषद में परिवर्तन या भारत मंत्री की परिषद में परिवर्तन। ओके, तो पहला है भारत सचिव के परिषद या के अधिकारों में परिवर्तन, भारत सचिव के अधिकारों या भारत सचिव के परिषद में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें
शक्तियों को कम किया गया। मोटे रूप से हम जाने तो इसमें शक्तियों को कम किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया? इसमें किया गया कि भारत मंत्री की जो परिषद है इसमें 8 से 12 सदस्य होंगे और इनका प्रत्येक का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। और इस परिषद में आधे सदस्य वे होंगे जो लंबे समय से भारतीय क्षेत्र में रह रहे हों। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूँ कि जो भारत मंत्री या भारत सचिव की परिषद है उसमें 8 से 12 सदस्य होंगे और ये इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, प्रत्येक का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और इसमें आधे सदस्य वे होंगे जो लंबे समय से भारतीय क्षेत्र में रह रहे हों। उसके बाद जो भारत सचिव का वेतन है वह पहले भारतीय राजस्व से दिया जाता था, लेकिन अब इसमें प्रावधान कर दिया कि अब ये वेतन भारतीय राजस्व की जगह ब्रिटेन का राजस्व है, जो वहाँ का राजस्व है वहाँ से दिया जाएगा। और इसमें एक नए पद का सृजन कर दिया गया जिसका नाम था भारतीय उच्चायुक्त, और ये भारत सचिव के कार्य में मदद करेगा, ऐसा इसमें प्रावधान था। ठीक है, तो देख लेते हैं कि पहला प्रावधान क्या था कि भारत मंत्री की परिषद में 8 से 12 सदस्य होंगे। भारत मंत्री या भारत सचिव की परिषद में 8 से 12 सदस्य होंगे और इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। ठीक है, इसमें ही दूसरा प्रावधान था कि इसमें से 1/2 सदस्य वे होंगे जो लंबे समय से भारतीय क्षेत्र में रह रहे हों। भारतीय क्षेत्र में रह रहे हों। ठीक है, उसके साथ साथ ही जो भारत सचिव का वेतन है, भारत सचिव का वेतन भारतीय राजस्व से नहीं दिया जाएगा। भारतीय सचिव का वेतन भारतीय राजस्व से नहीं दिया जाएगा। यानी कि पहले भारतीय सचिव का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था, लेकिन अब ये भारतीय राजस्व से नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इसमें अगला प्रावधान था कि जो इसमें एक नए पद का सृजन किया गया, एक नए पद जो है भारतीय उच्चायुक्त। भारतीय उच्चायुक्त का सृजन किया गया और इसका क्या काम था और इसका काम था भारत सचिव के कार्य में मदद करना। इसका कार्य था भारत सचिव के कार्यों में मदद करना। ये इसका जो है कार्य था, भारत सचिव के कार्य में मदद करना। ठीक है, अब देख लेते हैं कि केंद्र की कार्यकारिणी में क्या परिवर्तन हुए। केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन। केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन, इसमें क्या परिवर्तन हुए तो इसके परिवर्तनों के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें 3 भारतीय सदस्य होंगे। ठीक है, एक तो शिक्षा सदस्य, एक स्वास्थ्य का सदस्य और एक श्रम व व्यापार सदस्य। ओके, तो इसमें पहला परिवर्तन हुआ कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें 3
सदस्य भारतीय होंगे, एक शिक्षा से संबंधित, एक स्वास्थ्य से संबंधित और एक श्रम व व्यापार से संबंधित। और इसमें दूसरा परिवर्तन है कि केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र और प्रांत में शक्तियों का बंटवारा किया गया। ठीक है, बंटवारा कैसे हुआ? दो सूचियां बनाई गई, एक केंद्र सूची और एक प्रांत सूची या राज्य सूची। इसमें केंद्र सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए, जैसे कि वित्त, राजनीतिक संबंध, विदेशी मामले, डाक, तार आदि। और प्रांत और राज्य सूची में रखे गए स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। और जो शेष मामले बचे उनको किसी भी सूची में नहीं रखा गया और उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास छोड़ दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्य भारतीय, ये इसमें परिवर्तन किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में 3 सदस्य भारतीय। ठीक है, ये प्रावधान किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्य भारतीय होंगे। ठीक है, ये होंगे शिक्षा से संबंधित, इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा? शिक्षा वाला। शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम एवं व्यापार। श्रम व व्यापार। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके साथ साथ ही केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र व प्रांतों की शक्तियों का बंटवारा किया गया और ये भी पहली बार किया गया, बंटवारा किया गया। केंद्र व प्रांतों की शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसमें केंद्र सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए। केंद्र सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय, राष्ट्रीय महत्व के विषय। ठीक है, तो इसमें रखे गए, इसमें कौन कौन से विषय रखे गए? वित्त यानी कि फाइनेंस, राजनीतिक संबंध, विदेशी मामले, डाक, तार आदि। और प्रांतीय या फिर राज्य सूची में क्या रखा गया? प्रांत या राज्य सूची। प्रांत या राज्य सूची, इसमें स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। ओके, और जो शेष विषय हुए उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास छोड़ दिया गया। शेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दे दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है केंद्र की विधायिका में परिवर्तन। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए? केंद्र की विधायिका में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें प्रथम बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई। ठीक है, 2 सदन बनाए गए।
प्रथम बार केंद्र में द्विसदनात्मक यानी कि दो सदन व्यवस्था लाई गई, द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई। ठीक है, दो सदन, दो सदन, तो दो सदन कौन कौन से थे? उच्च सदन, उच्च सदन या फिर राज्य परिषद। एक था निम्न सदन, निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। एक था उच्च सदन या फिर राज्य परिषद और एक था निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, तो राज्य परिषद में 60 सदस्य थे। ठीक है, राज्य परिषद में थे 60 सदस्य और केंद्रीय विधानसभा में सदस्य थे 143। ठीक है, अब इनका अलग से क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा, राज्यसभा इसमें सदस्य थे 60 सदस्य थे। 60 में से 26 नॉमिनेट थे, मनोनीत थे, वायसराय के द्वारा मनोनीत, और इसमें से जो 34 सदस्य थे वे निर्वाचित थे, 34 सदस्य निर्वाचित थे। ठीक है, अब इस 34 में भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो 34 का क्लासिफिकेशन होगा कि 20 सामान्य निर्वाचन था, सामान्य निर्वाचन, 20 सदस्य सामान्य निर्वाचन में थे। ठीक है, उसके बाद 10 मुस्लिम निर्वाचक मंडल, 10 मुस्लिम निर्वाचक मंडल। ठीक है, उसके बाद 3 यूरोपीय, ये भी विशेष निर्वाचक मंडल था, 3 यूरोपियन, ये भी विशेष निर्वाचक मंडल था। ठीक है, उसके बाद एक सिख, एक सिखों के लिए। ठीक है, ये भी विशेष निर्वाचक मंडल के तहत इसमें जो है प्रावधान था। ठीक है, तो ये उच्च सदन या राज्य परिषद के बारे में हो गया। अब निम्न सदन के बारे में देख लेते हैं। निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा, निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, तो इसमें हमको पता है कि 143 सदस्य थे, 143 सदस्य थे, जिसमें से 40 मनोनीत थे, 40 मनोनीत थे, 40 मनोनीत थे। इसमें से 40 का भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अपन। इसमें 40 में 14 अशासकीय यानी कि गैर सरकारी अशासकीय। ठीक है, 14 अशासकीय और 26 शासकीय यानी कि सरकारी। ठीक है, तो ये मनोनीत सदस्यों की बात हो गई। उसके अलावा हम देख लेते हैं 103 हो गए, 103 थे निर्वाचित, 103 निर्वाचित थे। इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। 103 में 51 थे सामान्य निर्वाचक। ठीक है, 51 सदस्य सामान्य निर्वाचन। ठीक है, उसके बाद 30 सदस्य थे मुस्लिम। ठीक है, पृथक जो मुस्लिम निर्वाचक मंडल था उसमें 30 थे। उसके बाद 30 के बाद हो गया 3 सदस्य, 2 सदस्य थे सिख के लिए, 2 सदस्य सिखों के लिए, और
20 थे विशेष निर्वाचन, 20 थे विशेष निर्वाचन। और ये 20 का भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, 20 का भी। तो 20 में 9 थे यूरोपियन थे। उसके बाद 7 जमींदार थे, 7 जमींदार सदस्य थे। उसके बाद 4 वाणिज्य से संबंधित थे, 4 वाणिज्य से। ठीक है, 9, 7, 4, 20, 2, 30, 51। ठीक है, तो हो गए पूरे 103 और इधर 26, 14 ये 40 हो गए। ठीक है, ओके साथियों, तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो इसका पार्ट है वह आगे वाले लेक्चर में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ये लेक्चर बड़ा हो गया, ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।